Hello students of class 12th, welcome all of you in the new lecture video vector algebra. This is our first video of this topic. स्टूडेंट वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक ऐसा है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, दो तरह की क्वांटिटी आपने सुनी होंगी। तो इन क्वांटिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? एक्चुअली क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल चाहिए मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, जैसे लिखा आपने डिस्टेंस है आपकी, आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आपका घर आपके स्कूल के नॉर्थ में है 5 किलोमीटर पर, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जाना पड़ेगा अपने घर से स्कूल, और वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने उसमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम ये पूछेंगे कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, तो पहला पढ़ना है हमको यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। तो द क्वांटिटीज विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाती है। यानी कि इनको दिखाने के लिए आपको डायरेक्शन का होना मस्ट है। ओके स्टूडेंट, और आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है यार इसमें, तो टॉपिक लिख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, फिर आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, फिर पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है हमको, फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखते हैं एक के बाद एक। प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट। डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर, जैसे बताया मैंने आपको कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने की डायरेक्शन भी चाहिए और उसका चाहिए मैग्नीट्यूड, उसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्चुअली में देयर आर 3 थिंग्स विच आर नीडेड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो वो कौन कौन सी चीजें होती देखिए। तो इसमें आपको एक चाहिए होता है यूनिट, एक चाहिए होता है कोई रियल नंबर, और एक चाहिए होता है डायरेक्शन। अगर आपने ये लिखा कि कोई डिस्प्लेसमेंट, मान लिया कोई डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 3 मीटर है और यहां लिखा है आपने साउथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट हो गई इसकी मीटर, रियल नंबर हो गया 3 और डायरेक्शन हो गया साउथ। यानी ये चीज पूरी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम ये साउथ का टर्म मिटा दें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। अब आता है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है, एक सिंपल सा लाइन खींच दीजिए और उसमें एरो दिखा दीजिए, यानी वेक्टर किधर से किधर जा रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे दिखा दिया, ये दिखाया आपने, मान लिया ये दिखा दिया, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आपका आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी मॉड्यूलस। तो जैसे वेक्टर लिखा है तो आपने उसका क्या कर दिया, आपने अगल बगल 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इसे क्या बोलेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड। फिर क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर को ओरिजिन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया कि आपकी ये ओरिजिन हो गई और ये आपका हो गया एक्स और वाई एक्सिस। मान लिया कोई पॉइंट पी है आपका जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो जब उसको ज्वाइन कर देते हैं ना आप ओरिजिन से, तो जो ओपी वेक्टर बनता है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इसको बोलते हैं। तो किसी वेक्टर, किसी भी पॉइंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसको बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। फिर आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखिए ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में हमारे ड्रॉ करा गया है, सपोज एक्स वाई और एक्स जेड एक्सिस से सपोज कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ देखिए लिखा है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कॉस ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विल बी नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर कोई वेक्टर किसी भी प्लेन में ड्रॉ किया गया है और अगर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से अगर वो अल्फा बीटा गामा में बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विल बी नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। लेट अस डिस्कस। जैसे मान लिया ये आपका हो गया
ये x है, ये y है, मान लिया ये डायरेक्शन z है सपोज। तो कोई वेक्टर मान लिया आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मान लिया कोई वेक्टर हो गया इस तरीके से, और मान लिया ये वेक्टर आपका p है, OP वेक्टर, ठीक है। अब ये मान लिया x एक्सिस से कितना बना रहा है अल्फा, z से कितना बना रहा है मान लिया गामा, और y से कितना बना रहा है बीटा। x से कितना बना रहा है अल्फा, y से कितना बना रहा है बीटा, और z से कितना बना रहा है गामा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इनकी वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर, और इसको हम लोग L, M और N से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा M, ये क्या हो जाएगा N, और क्या बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, ये इसका नाम रखा गया है। ओके स्टूडेंट, तो नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्लीज सी। तो आता है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर में, फर्स्ट आपको गिवन क्या है जीरो वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। कैसे हो सकता है कि कोई पॉइंट अगर हम ए लेते हैं वेक्टर पे, जैसे मैंने ले लिया कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट हैं, और मान लिया ए बी वेक्टर है, ए बी क्या है वेक्टर है। लेकिन अगर हम यहां पे वेक्टर जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट को सेम मान लें, बी एंड ए आर सेम पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए से शुरू हो रहा है पर खत्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये पॉइंट के बराबर होगा, तो ये आपका एक कहलाएगा जीरो वेक्टर। फिर आता है यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया ये कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे वेक्टर आपने ए बी लिखा था, अगर आपने वेक्टर ए बी का मॉड निकाला और 1 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। फिर क्या बोला है, इक्वल वेक्टर, यानी कि ऐसे दो से ज्यादा वेक्टर होंगे जिनका डायरेक्शन भी सेम होगा और उन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। जैसे मैंने बना लिया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, माने ये वेक्टर तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों डायरेक्शन सेम है और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, यानी कि मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर सी, अगर तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है और तीनों के तीनों पैरेलल भी हैं, तो वी कैन से दे आर इक्वल वेक्टर्स। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पर हो, जैसे कि आपसे कहा रहता है कि एक वेक्टर आपका ये है, उसके बाद एक और वेक्टर खींच दिया आपने, तो मान लिया कि ए बी और सी तीन पॉइंट लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, इन्हें क्या बोलोगे आप, कोलिनियर, इजंट इट। फिर आपका आता है कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो वेक्टर एक ही प्लेन में, मतलब कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, किसी भी एक प्लेन में ड्रॉ करे जाते हैं, वो सारे वेक्टर होते हैं कोप्लेनर। फिर आपका आता है को इनिशियल वेक्टर, यानी कि एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर, जिनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखिए ऐसे जैसे बनाता हूं मैं यहाँ पर, अभी देखिए जैसे मैंने एक बनाया आपको पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम बनाया अगर, तो मान लिया ये पॉइंट ओ है और ये ए और ये बी है, तो ये ओ ए और ओ बी जो दो वेक्टर बनाए हैं वो पॉइंट ओ से ही खींचे गए हैं। इसका मतलब जो दोनों वेक्टर हैं ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर, इजंट इट। तो ये सब चीजें मैंने बताई आपको। अब सुनिए इसमें यहाँ पर कि कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और इसी में कोलिनियर वेक्टर में एक कंडीशन होती है और पैरेलल वेक्टर में, यानी कि पैरेलल वेक्टर होते हैं और कोलिनियर वेक्टर होते हैं, तो इसमें एक कंडीशन होती है, वो नोट डाउन करिए आप लोग प्लीज सी। ध्यान देता हूं, देखिए फॉर
कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर। AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर BC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल दिए हों या दो वेक्टर कोलिनियर दिए होंगे तो उनमें ये रिलेशन होता है AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा BC। यहाँ पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर नंबर है जो कि AB और BC का रेशियो निकालने में मिलेगा आपको, और वो कांस्टेंट रेशियो माना जाता है। जब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे। ओके, नाउ सी सम मोर कंसेप्ट इन दिस। नाउ सी सम मोर थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए, अगर दो वेक्टर आपको दिए जाएं और उनको ऐड करना तो वी हैव टू मेथड्स। ओके, वी हैव टू मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, अगर हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, ओके, और ट्रायंगल में होती हैं तीन साइड, तो किसी भी दो साइड को अगर हम सेम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने A से B बनाया एरो और बनाया B से C, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB प्लस BC विल बी इक्वल टू, अगर हम यहां पे अगर ये देखें तो ये क्या 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप C से A बनाएंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा बनाते हैं, यानी कि डायरेक्शन इसका बना दिया अपोजिट क्लॉकवाइज बना दिया, AB और BC आपका एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन जो AC है वो क्लॉकवाइज है, तो AC क्या बन जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट बन जाएगा। यानी ये ट्रायंगल लॉ होता है कि सम ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों के से। और अगर आपने मान लिया कि इसको डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो AB प्लस BC इसको प्लस CA करना पड़ेगा, तब ये जीरो हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लेंगे। इसमें क्या करा गया है, सबका डायरेक्शन सेम रखा गया है, इसमें डायरेक्शन थर्ड का बदल दिया गया है। ये हो गया ट्रायंगल लॉ। अब आता है पैरेललोग्राम में लॉ में, यानी अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर आपने क्या किया कि दो वेक्टर को दिखाया आपने पैरेललोग्राम की साइड से, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑन द सेम पॉइंट। इसको आप लोग लिखते हो OB, तो ये क्या हो जाएगा, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अगर आप नोटिस करें तो OC वेक्टर जो है वो AB वेक्टर के बराबर ही है, क्योंकि लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो यानी कि OC और OAB सेम हुआ। तो अगर देखें तो ये ट्रायंगल लॉ से प्रूफ हो सकता है। देखिए ये वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए और ये हो गए डायरेक्शन अपोजिट, तो यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही आया। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है दोनों एक ही तरह के होते हैं, बशर्ते बस में यहाँ पैरेललोग्राम बनाया गया है। और पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं, ये वाली साइड, ये साइड जो दी गई है, उनका अगर आपको निकालना है रिजल्टेंट तो होगा डायगोनल से। यानी आप कह सकते हो OA, OB और OC कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि एक ही पॉइंट से शुरू हुए हैं। आता है फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो करना यहाँ पर ये होता है कि मान लिया वेक्टर, अगर आपसे कहते हैं कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालो, तो करना है कुछ नहीं है, आपको वेक्टर A प्लस माइनस B कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो डायरेक्शन ऑफ B का है वो उसको बदल देना है। तो जैसे मान लिया वेक्टर A है ये, और वेक्टर B मान लिया आपने यहां खींचा, तो आप इसको प्लस करोगे, जब इसको मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B। लेकिन अगर आप B का डायरेक्शन बदल देते हो, यानी इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का B, और तब जानते हो क्या बन जाएगा ये, तब ये बन जाएगा A माइनस B वेक्टर। तो ये वाला लाइन जो होगी ये शो करेगी A माइनस B को, और ये क्या शो करेगी, A प्लस B को। तो प्लीज रिमेंबर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर भी इसी तरीके से डायरेक्शन आपको बदलना होगा जो सेकंड वेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द फुल वीडियो स्टूडेंट, और
केयरफुली देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम आने वाला है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी सम मोर थिंग्स. नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. अब क्या कहते हैं, जब वेक्टर हमारे पास होते हैं, ये 2 3 4 वेक्टर होते हैं, तो उनको हम ऐड करने की प्रॉपर्टीज बना दी गई हैं. इनको फुलफिल करना होगा. फर्स्टली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 वेक्टर ए और बी दिए हैं तो चाहे आप ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, डजंट मैटर. यानी आप कह सकते हो कि वेक्टर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए. किसी भी ऑर्डर से प्लस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आपके पास 3 वेक्टर होंगे तो मान लिया आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने b प्लस सी फाइंड किया, उसमें फिर a प्लस किया, इसमें पहले a प्लस बी फाइंड किया, फिर उसमें c प्लस किया. तो उन दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर वेक्टर में, किसी वेक्टर में अगर आप 0 प्लस करते हैं तो 0 वेक्टर करते हैं तो आपका वही आंसर आता है. इसका मतलब ये हो गया वेक्टर a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस a. इट विल बी सेम. ओके. फिर लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर में आप उसका नेगेटिव वेक्टर प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 0 वेक्टर, इजंट इट. या फिर आप माइनस वेक्टर ए लिख दो पहले, उसमें प्लस का ए वेक्टर करोगे तो भी क्या मिलेगा, 0 वेक्टर. तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ सी सम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स. See the next thing, representation of a vector in terms of position vector of its end point. जैसे मान लिया कोई आपने एक्स वाई एक्सिस में मान लेते हैं, कोई आपने वेक्टर ड्रॉ किया है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है. मान लिया कोई वेक्टर बना दिया आपने यहाँ पर ए बी. तो अगर आपको पता करना है वेक्टर ए बी तो करना ये होगा आपको कि ए को आप ज्वाइन कर दीजिए ओ से और ओ को कर दीजिए ज्वाइन बी से. ओके स्टूडेंट. तो ये आपका क्या हो गया, ओ ए और ओ बी 2 वेक्टर बन गए. तो ओ ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए. यानी यू कैन राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. अगर आप देखेंगे ट्रायंगल लॉ से भी देखेंगे तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम है. यानी ये प्लस ये अगर लिखते तो क्या देखिए आएगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आएगा ओ बी. अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी. तो अगर यहां से आपने निकाला ए बी तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए. देखिए तो मैंने लिखा है. अगर आपको ए बी निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर. फिर आपका आता है सॉल्विंग अ वेक्टर इक्वेशन. कोई वेक्टर इक्वेशन मान लो दे रखी है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है. तो वेक्टर एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. यानी एक्स वेक्टर यहाँ पे अननोन है, उसको निकाल लिया मैंने बाय सब्ट्रैक्शन. फिर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर. इसका मतलब जब कोई वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर को पूरा पूरा उतने टाइम्स वेक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे सुना होगा आपने कि फोर्स लिखा है 5, फोर्स लिखा है मान लिखा है 5 न्यूटन और लिखा है अगर फोर्स को कर देते हैं 5 टाइम्स तो हो जाएगा 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, 25 न्यूटन करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोई वेक्टर अगर ए है, वेक्टर आपको दिया हुआ ए मान लो दिया है 5 न्यूटन, फोर्स है मान लिया. तो अगर मान लिया इसको 5a निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 25. यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बड़ा हो जाएगा. तो ये अगर a वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा 5a, यानी 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर a. ओके सो नाउ सी सम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स. Now see student, very important topic for today video,
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए वेक्टर अलजेब्रा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जब हम कभी दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग आई और वाई के अलॉन्ग जे लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो देखिए जैसे हमने ले लिया, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर मैंने यहां ले लिया आई और यहां ले लिया जे, तो इनको बोलते हैं आई जे। ये कैसे कहलाते हैं? ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर, और इन पे लगा देते हैं हम लोग कैप। और आई और जे, इनकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1, ओके, देयर मॉड वैल्यू इज 1। इसी तरीके से अगर हम कोई स्पेस में लेते हैं जहां पर एक्स वाई और जेड तीनों होते हैं एक्सिस, वहां पर हम लेते हैं आई जे और के। जैसे अगर हम यहां देखें तो ये हो गया, इस तरह देखिए आपके पास ये एक्सिस हो गई, इसको अगर रब कर दें हम लोग तो ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो इधर हो गया आई, इधर हो गया जे, इधर हो गया के। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? आई जे के। ये तीनों हो जाएंगे हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है और यहाँ पे तीनों में आपस में कितना एंगल है? राइट एंगल। इनको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कोई वेक्टर किसी प्लेन में, मेरा मतलब क्या हुआ, जहां पे बात कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन की, यानी कि जहां पे दो एक्सिस होती हैं उनमें कैसे हम दिखाते हैं। जैसे मान लिया हमने ये दिखाया आपको कि मान लेते हैं कि ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस हैं, और मान लिया कि कोई वेक्टर है आपको, पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं। मान लिया कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, और ये ओरिजिन आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका ओपी वेक्टर। अब यहां से गिराया परपेंडिकुलर आपने, तो मान लिया ये m हो गया, और यहां से गिराया तो ये n हो गया। ओके, तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? ये x होगी और ये क्या होगी? y। और अगर मैं आपसे कहूं कि x एक्सिस में i आपका यूनिट वेक्टर है और इधर आपका j वेक्टर है, तो आप कहोगे कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे करोगे तब तुम्हारा आएगा ओपी वेक्टर। ओके स्टूडेंट, और अगर हमें इसका मॉड निकालना है तो वेरी इजी, क्या कर देंगे? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई कोएफिशिएंट ऑफ जे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अब आता है हमारे पास इन अ स्पेस। अब यहां पे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं यहां पर तीन एक्सिस हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। अब यहां पे कोई पॉइंट अगर P है तो वो क्या होगा? एक्स वाई जेड, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा ओपी वेक्टर। और यहां पे मान लिया I है और यहां मान लिया J है और यहां मान लिया K है, उस कंडीशन में यहां पर ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। और इसका मॉड क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड ओपी वेक्टर। अब यहां पे आता है कि अगर मान लिया यहां पे तो एक पी पॉइंट दिया हुआ था, मान लिया कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर दिया होगा तो उसके एंड पॉइंट्स होंगे। मान लिया वेक्टर पी क्यू है, तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पता होंगे, तो उसे कैसे निकालेंगे? जरा दिखे यहां बच्चों। जैसे मान लिया कि ये वेक्टर मैंने बनाया, ये मान लिया ओरिजिन है, यहां मैंने बना लिया ये P और ये Q। तो P मान लिया आपका x1 y1 है और Q मान लिया x2 y2 है। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे
तो उस कंडीशन में यहां पे जानते हैं क्या होगा, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j। ओके स्टूडेंट, उस सिचुएशन में ये हो जाएगा उसका आंसर। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको पी क्यू निकालना तो देखिए ये हो जाएगा, यानी इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, एक्स का डिफरेंस वाई का डिफरेंस। और अगर मान लिया कोई 3 मतलब एक्सिस में हम ले रहे हैं पॉइंट पी और क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, एक और आ जाएगा z2 माइनस z1 इंटू के। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मेरा रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। नाउ सी सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। Now see the last topic, यूनिट वेक्टर along a given वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है और उसी के along आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और वेक्टर मान लिया a है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन इट्स मॉड। ओके स्टूडेंट, किसी वेक्टर के along अगर निकालना है यूनिट वेक्टर तो वी विल राइट वेक्टर a अपॉन इट्स मॉड। फिर आता है कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स। कंडीशन क्या होती है, दोनों के लिए कंडीशन सेम है। अगर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है a1i a2j a3k और वेक्टर बी दिया है b1i b2j b3k, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करते हैं। अगर तीनों का रेशियो सेम आता है इसका मतलब ये हो जाएंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, दोनों का एक कंडीशन है। और इसको लिखते हम लोग कैसे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी, वेक्टर बी वेक्टर ये सॉरी वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन, तो दोनों का सेम मतलब है। फिर आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। दो तरह का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे मान लिया कि हमने ये डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। मान लिया ये कोई वेक्टर हमने खींचा है ए बी, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ से o से, a पॉइंट को और b पॉइंट को। मान लिया बीच में कोई पॉइंट p है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m और n रेशियो में। ये मान लिया आपका b वेक्टर है और ये मान लिया आपका a वेक्टर है। और p को जब ज्वाइन किया आपने, वेक्टर को आपने o से ज्वाइन किया तो ये वेक्टर r है। अब p पॉइंट जो कि a b के बीच में है तो इसको बोलेंगे इंटरनली डिवीजन। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू mb प्लस na अपॉन m प्लस n, यानी कि m इंटू दिस प्लस n इंटू दिस अपॉन n प्लस n हो जाएगा। फिर लिखा है एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट जो p है वो ए बी के बाहर चला गया। ए बी के बाहर मतलब अगर यहां चला जाएगा b के इधर या फिर a के उधर, तो वहां क्या हो जाएगा फॉर्मूले में mb माइनस na। खाली आपको यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन और कुछ नहीं करना है। mb माइनस na अपॉन m माइनस, दोनों में लगा देंगे माइनस साइन। फिर यहाँ आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर p पॉइंट ए बी के एग्जैक्टली मिडिल में है तो m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑल फॉर्मूलाज आर ओवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। प्लीज सी द चैनल एवरी डे एंड you have to subscribe channel, otherwise you will miss some important things. Please take care of all the important things and note down and prepare for the competitive exam also. Okay students, goodbye.